Hello, I welcome you all to this channel. रेलवे एसपीडी सामान्य अध्ययन क्वेश्चन सीरीज का यह लेक्चर नंबर 5 रहेगा। इससे पहले वाले लेक्चर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के एसपीडी क्वेश्चन सीरीज का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के सारा क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस सीरीज में रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जीके जीएस से पूछा गया था 1994 से लेकर के 2022 तक, वो सारा क्वेश्चंस का हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से है। अब देखिए, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं। यदि हम मगध की बात करें तो मगध में जब मौर्य वंश की नींव किसके द्वारा रखा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहदर्थ। याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। तो बृहदर्थ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाती है। बृहदर्थ की हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है। और पुष्यमित्र शुंग वंश की नींव रखता है। कौन वंश? शुंग वंश। तो एग्जाम में यहाँ से यह भी क्वेश्चन बनता है कि शुंग वंश का नींव कौन रखता है? तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो बृहदर्थ का एक सेनापति था, जो पुष्यमित्र शुंग बृहदर्थ को मार करके शुंग वंश का नींव रखता है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। देवभूति की हत्या कौन करता है? वासुदेव। देवभूति की हत्या कर देता है वासुदेव। और वासुदेव कन्नव वंश की नींव रखता है। ये जो लाइन डायग्राम बना रहे हैं उसे अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। वासुदेव कन्नव वंश का नींव रखता है। और कन्नव वंश का जो अंतिम शासक था वो था सुशर्मा। कौन? सुशर्मा। ये अच्छे से डायग्राम आपको दिमाग में बैठाना है, क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस निकल के आते हैं। मौर्य वंश का नींव किसके द्वारा रखा गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसको हराकर? धनानंद को मारकर। धनानंद कौन वंश का शासक था? तो नंद वंश का। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ को कौन मार देता है? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग वंश का नींव रखता है। फिर शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति को कौन मारता है? ये देवभूति को मारता है वासुदेव। देवभूति को मारता है वासुदेव। और वासुदेव कन्नव वंश का नींव रखता है। कन्नव वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके। अब देखते हैं, सुशर्मा को 60 BC में सिमुक मार देता है। सिमुक। और सातवाहन वंश का नींव पड़ता है यहीं पे। सुशर्मा को सिमुक मारता है और सातवाहन वंश का नींव रखा जाता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा सातवाहन वंश का नींव किसके द्वारा रखा गया? तो सिमुक के द्वारा। कितने ईस्वी में? 60 BC में। इसकी राजधानी कहाँ था? इसका राजधानी था प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पे पड़ता है। कहाँ पे? प्रतिष्ठान। याद रखना है, प्रतिष्ठान। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान था, गोदावरी नदी के तट पर। और प्रतिष्ठान कहाँ पे? महाराष्ट्र में। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में फेमस था। यदि हम सातवाहन के जो भी इम्पोर्टेंट राजा थे ना, उसको देखें तो देखने से राजाओं के नाम देखने से लगता है कि मातृसत्तात्मक सरकार था, लेकिन ऐसा नहीं था, ये पितृसत्तात्मक था। लेकिन यहाँ पे औरतों को एक विशेष अधिकार प्राप्त था, जिसमें देखेंगे कि जितने भी राजा थे सब में उनकी माताओं का नाम है। जैसे सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, विशिष्टि पुत्र सतकर्णी, ये सब इसके इम्पोर्टेंट शासक थे। ठीक है, सतकर्णी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सिमुक बना शासक, उसके बाद सतकर्णी। तो सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। हर राजाओं के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखना है। सतकर्णी 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। सतकर्णी के दरबार में देखें तो हाल 2 विद्वान रहते थे, हाल और गुणाढ्य। हाल और गुणाढ्य।
हाल की बात करें तो हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि गाथा सप्तशती की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो हाल के द्वारा, जो कि सतकर्णी के दरबार में रहता था। और गुणाढ्य ने बृहत कथा की रचना की थी। गुणाढ्य के द्वारा बृहत कथा की रचना की गई थी। ठीक है। यदि हम देखें सातवाहन में ना, तो सातवाहन में सिक्के, चांदी के सिक्के चलाए गए थे, तांबे के सिक्के चलाए गए थे, और सीसा का सिक्का चलाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सीसा का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो सातवाहन के समय काल में सीसा का सिक्का सर्वाधिक चलाया गया था। और इसके अलावा प्रोटीन और कांसे के भी सिक्के चलाए गए थे। सीसा कहाँ से आता था, रोम से मंगाया जाता था। इतना पॉइंट हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ब्राह्मणों को भूमि दान सबसे पहले सातवाहनों के द्वारा दिया गया था। ब्राह्मणों को भूमि दान सबसे पहले सातवाहनों के द्वारा दिया गया था। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो सातवाहनों का एक अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख। ठीक है, नानाघाट अभिलेख इसमें मिलता है। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि नानाघाट अभिलेख किस वंश का था, तो सातवाहन वंश का है। ठीक है। भाषा, तो लैंग्वेज यहाँ पे सातवाहन वंश में प्राकृत लैंग्वेज था। और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहन जैसे उत्तर भारत, ये उत्तर भारत हो गया और ये दक्षिण भारत हो गया। तो सातवाहनों का कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किसके द्वारा किया जाता था, तो सातवाहनों के द्वारा उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम करता था। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश की स्थापना के, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आ गया कि शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। पुष्यमित्र शुंग ने किसको मारकर, वृद्धदत्त को मारकर। वृद्धदत्त कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसको मार दिया पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश का नींव रखा था। पुष्यमित्र शुंग से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया गया था, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। इसकी राजधानी कहाँ पे था, विदिशा। शुंग वंश का राजधानी विदिशा था। इसने कितने 2 अश्वमेध किया था, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इसके लिए जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था सो किसने किया था, पतंजलि ने। पतंजलि इनका पंडित था, इनके दरबार में रहते थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था पतंजलि के द्वारा। और भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। इतना पॉइंट याद रखिए। पुष्यमित्र शुंग ने मीनांडर को भी पराजित किया था। मीनांडर कौन था, तो इंडो ग्रीक रूलर था। इंडो ग्रीक रूलर था, उसे हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलहन कृत राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास के बारे में बताता है। राजतरंगिणी एक बुक है जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया, कलहन के द्वारा। तो राजतरंगिणी में किसका इतिहास है, कश्मीर का इतिहास है। राजतरंगिणी में क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछता है राजतरंगिणी से कि राजतरंगिणी किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, तो याद रखना है संस्कृत में। ठीक है। उसके बाद ये भी पूछेगा कि राजतरंगिणी में टोटल कितने तरंग हैं, 8 तरंग। राजतरंगिणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है राजाओं की नदी। राजाओं का नदी, राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं का नदी। इसमें टोटल कितने 8 तरंग है। और जो पहला तरंग है उसमें बताया गया है कि कश्मीर में पांडव के जो छोटे भाई थे, कौन थे, पांडव के छोटे भाई सहदेव। तो पांडव के जो छोटे भाई थे सहदेव, उसने कश्मीर राज्य की स्थापना किया था। तो ये पहला तरंग में बताया गया। और उसके बाद जो राजाओं का जो 6 तरंग में राज्यवंश के बारे में राजतरंगिणी में उल्लेखित है। इतना पॉइंट आप इससे याद रखिएगा। राजतरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले के नए गांव में स्थित है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
बाघ गुफा के बारे में बात करें तो ये गुप्त साम्राज्य के समय में, गुप्ता पीरियड में बाघ गुफाओं का निर्माण शुरुआत हुआ था। तो बाघ गुफा कहाँ पे? मध्य प्रदेश के धार जिलों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखिए इस वीडियो को ना स्पीड करके भी देख सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर के किसके समय में बनाया गया था? महाबलीपुरम का जो रॉक कट मंदिर है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में बनाया गया था। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। हरिसेन की बात करें, हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो गुप्ता पीरियड थे राजा थे समुद्रगुप्त, उसके दरबार में रहते थे। अब देखिए यदि हम गुप्ता पीरियड की बात करें तो क्वेश्चन पूछता है कि गुप्ता पीरियड की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? श्री गुप्त के द्वारा। कब से कब तक ये रहे थे? 240 से 280 ईस्वी तक। उसके बाद श्रीगुप्त के बाद कौन शासक बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। इसके बाद आया था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आए थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को V.A. स्मिथ के द्वारा इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। किसके द्वारा? V.A. स्मिथ के द्वारा। सिक्के पे बिना बजाता हुआ तस्वीर किनके सिक्के पे था? तो समुद्रगुप्त के सिक्के पे था। ठीक है, इसके बाद हरिसेन इनके दरबार में रहते थे। गुप्ता पीरियड से देखिए पिछले लेक्चर में तो हमने गुप्ता पीरियड पे पूरे डिस्कस किए थे, प्रशासन पद्धति उसका डिस्कस नहीं किए थे। तो आज गुप्ता पीरियड में प्रशासन कैसे चलता था, उनके जो प्रशासनिक अधिकारी थे उसके बारे में देखते हैं। गुप्ता पीरियड की राजधानी कहाँ पे था? तो पाटलिपुत्र था। इनका कैपिटल था पाटलिपुत्र। संधि विग्रहक कौन था? प्रशासनिक अधिकारी में पूछेगा। संधि, नाम ही से पता चला है संधि। तो ये होता था, जो भी युद्ध होता था उसमें जो संधि का जो मंत्री होता था, संधि या युद्ध का मंत्री कर सकते हैं, वो संधि विग्रहक होता था। कुमारमात्य जो था, कुमारमात्य ये सबसे बड़ा अधिकारी था। कुमारमात्य सबसे बड़ा अधिकारी था। किसके समय पीरियड में? समुद्रगुप्त के समय पीरियड में। खाद्य, एक मंत्री का याद रखिएगा, खाद्य तपाकिका, इनका मेनली काम था कि राजभवन में जो भी भोजन के लिए जो रसद व्यवस्था करना, ये इस मंत्री का काम था। महादंडनायक जो होता था वो न्यायाधीश का काम करता था। उसके बाद ध्रुवाधिकरण एक मंत्री था। ध्रुवाधिकरण, इसका मेनली काम था ध्रुवाधिकरण का भूमि कर, जो कृषि कर होता था उसको वसूलने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो ध्रुवाधिकरण के द्वारा किया जाता था। इतना उत्तराधिकारी का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद ये याद रख सकते हैं क्षेत्र भूमि। गुप्ता पीरियड में क्षेत्र भूमि किसको कहते थे? तो जो भी भूमि कृषि करने योग्य होता था उसे क्षेत्र भूमि कहते थे। वास्तु भूमि किसको कहते थे? तो वास्तु भूमि होता था, जो भूमि रहने योग्य रहता था उसे वास्तु भूमि कहते थे। चारागाह भूमि होता था, जो भूमि पशुओं को चराने योग्य होता था उसे चारागाह भूमि कहते थे। खील भूमि, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होता था उसको खील भूमि कहते थे। और अपरहत भूमि होता था, एक अपरहत भूमि, जो भी जंगली भूमि होता था, जंगली भूमि, उसको अपरहत भूमि कहते थे। तो ये सब समुद्रगुप्त से रिलेटेड था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड जो अधिकारी थे, पदाधिकारी, उसके बारे में देखते हैं। तो उपरीक था, एक उपरीक अधिकारी था। इसका काम था, प्रांत का जो गवर्नर होता था ना उसको उपरीक कहा जाता था। जो प्रांत का गवर्नर होता था उसको उपरीक कहते थे। कुमारमात्य वही प्रशासनिक अधिकारी होता था। कुमारमात्य प्रशासनिक अधिकारी होता था। दंडपाशिक की बात करें, दंडपाशिक, तो दंडपाशिक का मतलब ही हो गया जो दंड देगा। ठीक है,
दंडपाशी का मतलब हो गया कि जो दंड देगा, तो ये पुलिस विभाग का प्रधान होता था। दंडपाशी क्या होता था? तो पुलिस विभाग का प्रधान होता था। महादंड नायक जो होता था सो मुख्य न्यायाधीश होता था। महादंड नायक ये मुख्य न्यायाधीश होता था। बालाधिकृत होता था सैन्य कोष का अधिकारी। बालाधिकृत ये सैन्य कोष का अधिकारी होता था। और महाप्रतिहार जो होता था सो मुख्य दौवारिक होता था। प्रतिहार, तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय से याद रख सकते हैं। गुप्ता पीरियड में कर व्यवस्था कैसे चलता था, ये देख लीजिए। कर जो होता था भूमि कर, वो 1/4 से 1/6 लिया जाता था। भाग जो होता था तो भूमि उत्पादन कर जो होता था उसको भाग कहते थे। भाग क्या होता था? जो भूमि उत्पादन पे जो कर लिया जाता था उसे भाग कर कहते थे। एक होता था भोग। भोग कर होता था जो भी कर उपहार स्वरूप राजा को मिलता था उसे भोग कहते थे। उद्रंग होता था, एक कर उद्रंग होता था जो अस्थाई काश्तकारों से लिया जाता था उसे उद्रंग कहते थे। ऊपरी कर होता था जो अस्थाई कृषकों से लिया जाता था। ऊपरी कर जो अस्थाई कृषकों से लिया जाता था उसे ऊपरी कर कहते थे। हिरण्य जो होता था, हिरण्य वो नगद कर वसूलने नगद कर के रूप में वसूला जाता था, हिरण्य। विष्टि होता था, विष्टि जो बेगार का श्रम करता था। बेगार का श्रम क्या होता था कि कोई व्यक्ति राजा के यहाँ जाके काम करेगा, उसको राजा कोई भी भत्ता नहीं देगा, मतलब कोई भी श्रम नहीं देगा, तो उससे होता था विष्टि कर देते, मतलब फ्री में जाकर के किसी के लिए काम करना, उसे बेगार का काम करते हैं। तो विष्टि क्या होता था? बेगार श्रम होता था। और अग्रहार होता था जो मंदिरों, अग्रहार ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था कि अग्रहार क्या होता है। तो अग्रहार होता था जो मंदिरों और ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि। मंदिर और ब्राह्मणों को जो दान दी जाती थी भूमि उसे अग्रहार कहते थे। इसे आप 2-3 बार रिपीट करके आगे देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर हेलविड में है। होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो हेलविड में है। होयसल राज्य जो था सो कहाँ पे था? कर्नाटक में था। इसकी राजधानी कहाँ पे? तो द्वार समुद्रम था। होयसल राजाओं का जो राजधानी था वो था द्वार समुद्रम में। पहला शासक इसका था निरिपकाम। ऐसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ राजधानी याद रख सकते हैं, लेकिन इसका पहला शासक था निरिपकाम। बस इतना याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्नों का संबंध अकबर से है। ये अकबर के बारे में हमने बहुत डिस्कस किए हैं। आप पहले वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें देखेंगे अकबर के बारे में पूरे डिस्कस किए हैं। यदि हम बात करें मुगल वंश का, तो मुगल वंश की नींव किसके द्वारा रखा गया था? बाबर के द्वारा। कौन से युद्ध में? 1526 ईस्वी में। पानीपत की फर्स्ट लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। तो बाबर ने टोटल 4 युद्ध, जो इम्पोर्टेंट युद्ध है बाबर का, 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में इसी खानवा के युद्ध में इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। 1529 में घाघरा का युद्ध, ये बिहार के अफगानों के विरुद्ध लड़ा था। और 1528 का युद्ध हुआ था, इसमें इसने जिहाद घोषित किया था। बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाबर के बाद मुगल वंश का कौन बनता है? हुमायूं कब से कब तक शासक रहता है? तो 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है, तो 1530 से 1556 ईस्वी तक हुमायूं। लेकिन इसमें देखिए तो इसमें शेरशाह सूर्यवंश का शासन आ जाता है दिल्ली पे। तो सूर्यवंश कब से कब तक? 1540 से 1555 ईस्वी तक यहाँ पे शासन रहता है। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है।
1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें फिर से हुमायूं दिल्ली पे अपना कब्जा हासिल कर लेता है। और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 2 युद्ध लड़ा जाता है, 1539 चौसा का युद्ध और 1540 कन्नौज का युद्ध, जिसमें हुमायूं की हार होती है और दिल्ली पर सूरवंश का शासन आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हुमायूं के बाद कौन आता है? अकबर। अकबर 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है? तो एक लाइब्रेरी में जब सीढ़ी से गिर जाते हैं और उनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद अकबर शासन बनता है 1506 से 1605 ईस्वी तक। अकबर के दरबार में टोटल 9 नवरत्न थे। इसमें एक बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला बीरबल एकमात्र हिंदू था। बीरबल को महेश दास का कहा जाता था और इसने अकबर ने इसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी। बस इतना याद रखिए। तानसेन, तानसेन भी इनका एक नवरत्न था। इनके जो गुरु थे तानसेन का संगीत गुरु वो हरिदास थे। मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोडरी इनकी रचना है। रागमाला ये सब इनकी रचना थी तानसेन की। तो अकबर से हो गया। ये क्वेश्चन पूछता है कि अकबर ने दास प्रथा कब खत्म किया था? और तीर्थ यात्रा कर, उसके बाद ये हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। किसके बीच में? तो राणा प्रताप और अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह, उनके बीच में लड़ा जाता है ये युद्ध 1576 ईस्वी में। राणा प्रताप के जो घोड़ा थे उनका नाम क्या था? चेतक। झांसी की रानी का जो घोड़ा था उनका नाम क्या था? बादल। महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक और सिकंदर के घोड़ा का नाम बहुकेफला। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो बुक है मिडिएवल हिस्ट्री से बुक पूछा जाता है। जैसे पूछेगा भास, भास का इम्पोर्टेंट किताब कौन सा है? इनकी रचना भास का। तो स्वप्नवास वदतम, स्वप्नवास वदतम, कर्णभारम, कर्णभारम और चारुदत्तम। इसमें ये इम्पोर्टेंट है। कौन? स्वप्नवास वदतम। विष्णु शर्मा की बात करें, ये सब कहाँ कब थे? गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी, पंचतंत्र की। उसके बाद विशाख दत्त, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। ये 2 बुक आप याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। शूद्रक की बात करें तो शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की थी। राज्य शेखर की बात करें तो राज्य शेखर की जो बुक है वो है काव्य मीमांसा, राज्य शेखर। और अमर सिंह की बात करें तो अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी, अमरकोश की। तो इतना याद रखिए। कालिदास की जो रचना है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार। उसके बाद है मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम और विक्रमोर्वशीयम। तो ये याद रखिए। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीय। लाटदेव सूर्य सिद्धांत, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य सिद्धांत किनकी रचना है? तो लाटदेव की। भास्कर
भास्कर ग्रंथ, भास्कर की रचना की बात करें तो भास्कर के द्वारा रचना है भास्कराचार्य, भास्कराचार्य और लघु भास्कराचार्य, तो ये याद है। आर्यभट्ट की बात करें, आर्यभट्ट, तो इसके द्वारा है आर्यभट्टयम, आर्यभट्टयम, आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टयम, जिसमें इसने दशमलव प्रणाली के बारे में चर्चा की है। आर्यभट्ट जो थे सो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त की बात करें, ब्रह्मगुप्त, तो इसने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की है, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की है। और ब्रह्मगुप्त भी एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे। सुश्रुत जो थे, गुप्ता पीरियड में आयुर्वेद थे और इसने आयुर्वेद चिकित्सक की रचना की थी। धन्वंतरी की बात करें तो धन्वंतरी को आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, धन्वंतरी को, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और इन्हें आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत के द्वारा रचित है, जो कि आयुर्वेद के महान विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ओजोन परत जो है, ओजोन का फॉर्मूला क्या आता है, O3। कहाँ पे पाया जाता है, समताप मंडल में। इसमें पारे तथा चांदी की पारा तथा चांदी ओजोन परत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की इकाई क्या है, डेसिबल है। डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। कितने तक हर्ट्ज तक का ध्वनि एक स्वस्थ मनुष्य सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर का ध्वनि होता है उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक, और 20 हर्ट्ज से कम का जो ध्वनिक होता है उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक। ठीक है, चमगादड़ अल्ट्रासोनिक को सुन सकता है। सोनार में हम अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग करते हैं। सोनार में साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग करते हैं। चमगादड़ इन्हीं साउंड का उपयोग करता है। 20,000 से ऊपर का ध्वनि उपयोग करके वो रात में भी अपने शिकार को पकड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में ऑक्सीजन नहीं होता है, HCl है इसका फॉर्मूला, इसमें नहीं होता है। वहीं पे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन, मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। विटामिन B1 का केमिकल नेम हमने कल पढ़ा था, क्या होता है विटामिन B1 का, थायमीन। विटामिन B1 थायमीन। विटामिन A की बात करें तो रेटिनोल, B1 थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है। काला पैगोडा जो है सो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे हम कहते हैं ब्लैक पैगोडा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। देखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाइट पैगोडा किसे को कहते हैं। व्हाइट पैगोडा, तो ये है जगन्नाथ मंदिर पुरी, जगन्नाथ मंदिर पुरी, उसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं। ठीक है, काला पैगोडा जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ओडिशा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ओडिशा में, जो कि गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव प्रथम। याद रखना, नरसिंह देव प्रथम, उसके द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था। और यह मंदिर बनकर तैयार हो गया था 1250 ईस्वी में। ठीक है, इसके द्वारा नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा। यह यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कोणार्क का सूर्य मंदिर। 1984 ईस्वी में इसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कोणार्क सूर्य मंदिर पर एक मेला लगता है, जिस मेला का नाम है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला लगता है कहाँ पे, कोणार्क सूर्य मंदिर में चंद्रभागा मेला। और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो 10 रुपए का नोट है उस पर छपा हुआ है। 10 रुपए के नोट के पीछे में देखेंगे तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो याद रखना, व्हाइट पैगोडा किसको कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर पुरी, उड़ीसा के पुरी में है। और कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं, क्योंकि एक स्तंभ के जैसे था, ब्लैक कलर का, इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिराना अल्बानिया देश की राजधानी है। अर्मानिया
अल्बानिया, तिराना, लेव। तो हमने ये CCC का रूल आपको बताए थे, उसी तरह से याद करना है। अल्बानिया कहाँ की राजधानी है? तिराना। तिराना की अल्बानिया की राजधानी है। CCC रूल आपको याद रखना है। कोई भी हर एक एग्जाम में कंट्री कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन पूछता है, तो ये CCC याद रखना है। हमने पिछले लेक्चर में एशिया के जो इम्पोर्टेंट कंट्री है जितने भी, वो सारा हम याद किए थे। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? काबुल, और इसका करेंसी है अफगानिस्तान काबुल अफगानी। तो ऐसे याद रखना है, अफगानिस्तान काबुल अफगानी, अफगानिस्तान काबुल अफगानी, अफगानिस्तान काबुल अफगानी। अर्मेनिया की बात करें, अर्मेनिया येरेवन ड्राम, अर्मेनिया येरेवन ड्राम, अर्मेनियन ड्राम। तो ऐसे याद रखना है, अर्मेनिया येरेवन अर्मेनियम ड्राम। अजरबैजान, अजरबैजान बाकू मनत, अजरबैजान बाकू मनत, अजरबैजान बाकू मनत। बहरीन, बहरीन का राजधानी कहाँ है? बहरीन मनामा, बहरीनियन दिनार, बहरीन मनामा दिनार, बहरीन मनामा दिनार। बांग्लादेश ढाका टका, बांग्लादेश ढाका टका। भूटान थिम्पू नगलुत्रम, भूटान थिम्पू नगलुत्रम। ब्रुनेई, ब्रुनेई कहाँ पे? ब्रुनेई का है कैपिटल बंदर शेरी बेगवन, और इसका कैपिटल करेंसी है डॉलर। ब्रुनेई का करेंसी डॉलर, ब्रुनेई बंदर शेरी बेगवन डॉलर। उसके बाद कंबोडिया, कंबोडिया का फनोम पेन, कंबोडिया फनोम पेन रियल, और इनकी राजधानी करेंसी है REIL रियल। कंबोडिया फनोम पेन रियल, कंबोडिया फनोम पेन रियल, कंबोडिया फनोम पेन रियल। चाइना की बात करें, चाइना बीजिंग युआन, और इसे ही रेनमिनबी भी कहते हैं। तो चाइना बीजिंग युआन, चाइना बीजिंग युआन। साइप्रस, साइप्रस निकोसिया यूरो, साइप्रस निकोसिया यूरो, साइप्रस निकोसिया यूरो। जॉर्जिया तिलबिसी, जॉर्जिया तिलबिसी लारी, जॉर्जिया तिलबिसी लारी, जॉर्जिया तिलबिसी लारी। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जकार्ता रूफिया, इंडोनेशिया जकार्ता रूफिया। ईरान, ईरान तेहरान, ईरान तेहरान रियल, ईरान तेहरान रियल, ईरान तेहरान रियल। इजराइल, इजराइल का राजधानी जेरूसलम, और करेंसी न्यू शेकेल, न्यू शेकेल। इजराइल जेरूसलम न्यू शेकेल, इजराइल जेरूसलम न्यू शेकेल। जापान टोक्यो येन, जापान टोक्यो येन, जापान टोक्यो येन। जॉर्डन अमान, जॉर्डन अमान, जॉर्डन डॉलर, जॉर्डन का कहाँ पर राजधानी है? अमान डॉलर, जॉर्डन अमान डॉलर। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान नूर सुल्तान, कजाकिस्तान नूर सुल्तान, कजाकिस्तान तेंगे, कजाकिस्तान नूर सुल्तान तेंगे, कजाकिस्तान नूर सुल्तान तेंगे। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इसका राजधानी है प्योंगयांग वॉन, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग वॉन, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग वॉन। उसके बाद साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का कैपिटल कहाँ पे है? साउथ कोरिया सियोल, साउथ कोरिया सियोल और वॉन। कुवैत, कुवैत की बात करें तो कुवैत सिटी दिनार, कुवैत सिटी, कुवैत, कुवैत सिटी दिनार। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, और इसका करेंसी है सोम, किर्गिस्तान बिश्केक सोम, किर्गिस्तान बिश्केक सोम। तो ऐसे ही CCC के रूल से याद करना है। श्रीलंका का बात करें, कोलंबो, श्री जयवर्धन ने कोट्टे या कोलंबो है, और इसकी करेंसी है श्रीलंकी, श्रीलंका रुपीस। सीरिया की बात करें, सीरिया डमास्कस, सीरिया डमास्कस पाउंड, सीरिया डमास्कस पाउंड। तो इसे याद कर लीजिए और बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। थाईलैंड का कहाँ पे? थाईलैंड का है बैंकॉक और भाट, से ही याद करना है।
तिराना कौन से देश की राजधानी है? अल्बानिया का। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। गूगली शब्द का संबंध किससे है? क्रिकेट से। क्रिकेट से ही पूछा जाता है एग्जाम में। चाइना मैन, चाइना मैन का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। टी शब्द का संबंध गोल्फ से। उसके बाद चाइना मैन क्रिकेट से, गूगली भी क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। टोटल कितने ग्रैंड स्लैम्स होते हैं? 4 होता है। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएसए। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम जो होता है सो जनवरी में होता है, जनवरी फरवरी में। जो फ्रेंच होता है वो मई जून के बीच में होता है। विंबलडन होता है वो जून जुलाई के बीच में होता है। और जो यूएसए होता है वो अगस्त सितंबर के बीच में होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम और यूएसए ग्रैंड स्लैम हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच की बात करें तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, मतलब मिट्टी। विंबलडन ग्रास कोर्ट पे और यूएसए भी हार्ड कोर्ट पे। तो याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन एंड यूएसए हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और फ्रेंच क्ले कोर्ट पे और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। तो इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश, जिसको हम चाहमान वंश भी कहते हैं, इसका अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। चौहान वंश की राजधानी अहिछत्र था। चौहान वंश की राजधानी अहिछत्र और दूसरी राजधानी अजमेर बनाया गया था। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। तो जब मोहम्मद गोरी भारत पे अटैक करता है तो पृथ्वीराज तृतीय से 2 युद्ध लड़ता है, तराइन का फर्स्ट युद्ध एंड तराइन का सेकेंड युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो आपको हमेशा याद रखना है कि तराइन का फर्स्ट युद्ध गोरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, लेकिन कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये दे देगा कि तराइन का फर्स्ट युद्ध, ऑप्शन में दे देगा गोरी प्लस पृथ्वीराज 1 और ऑप्शन 2 में दे देगा गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तराइन का युद्ध हुआ था गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, जिसमें तराइन के फर्स्ट युद्ध में गोरी हार गया था और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई और गोरी भारतवर्ष पे कब्जा कर लिया। दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी किसके द्वारा? तो गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने दिल्ली में ममलूक वंश या गुलाम वंश की नींव रखा था। कितनी ईस्वी तक गुलाम वंश चला था? 1206 से 1290 ईस्वी तक। यदि दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था। गुलाम वंश के बाद कौन आया था? खिलजी वंश, 1290 से 1320 ईस्वी तक। उसके बाद आया था तुगलक वंश, 1320 से 1414 ईस्वी तक। तो ये 3 वंश याद रखना है आपको। अंतिम वंश कौन सा था? लोदी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद एक बीच में आता है सैयद वंश और उसके बाद आता है लोदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन, ये कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर वहाँ 100 वर्ष तक शासन किया था। देखिए, कुषाण की बात करें, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो विदेशों का जो आक्रमण हुआ था, यवन राज की बात करें, मतलब भारत में जो यवन राज चला था, यवनों का राज, उसमें सबसे पहले इंडो ग्रीक कब आया था? ये सब सिकंदर के समय में। इंडो ग्रीक के बाद किसका अधिकार हुआ? शक का। शक के बाद पल्लव आए थे और पल्लव के बाद कुषाण आया था। तो कुषाण वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश है।
कुषाण वंश की बात करें तो इसमें कुषाण वंश में बहुत सारा कबीला था, जिसमें जो इम्पोर्टेंट कबीला था वो था यूची एंड तोखरी। यूची और तोखरी कबीला था। तो जो यूची कबीला था, ये कबीला 5 कुल में बटा हुआ था। यूची कबीला 5 कुल में बटा था। और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, यदि हम भारत की बात करें तो ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, जो अभी भारत पाकिस्तान का जो सीमा है, उसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहा जाता था। तो इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर कुषाणों का शासन था। कुषाण वंश का फाउंडर कौन था? कुजुल कडफिसेसस। कुषाण वंश में 5 कबीला था, उनमें से एक कबीला था कुषाण, मतलब यूची जो था, यूची कबीला ये 5 कुल में बचा था। यूची कबीला 5 कुल में बटा था और उसमें से एक कुल जो था सो था कुषाण। तो इस कुषाण वंश की नींव की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुजुल कडफिसेस के द्वारा। याद रखना है, किसके द्वारा? कुजुल कडफिसेस के द्वारा। और इसी कुषाण वंश में एक प्रसिद्ध राजा हुआ जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क के समय में ही बौद्ध की चौथी संगति की गई थी, जिसमें जो विश्वामित्र जो थे, सो इसके पुरोहित थे। चतुर्थ बौद्ध संगति किया गया था। कनिष्क ने 78 एडी में शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत, जो कि अभी हमारे जो सरकारी कैलेंडर है भारत सरकार के द्वारा, इसी कैलेंडर की मान्यता है। तो 78 एडी में शक संवत की शुरुआत किया गया था। कनिष्क जो था सो बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा था और बौद्ध संप्रदाय के महायान संप्रदाय से जुड़े थे। कौन संप्रदाय? महायान संप्रदाय से। और चीनी जनरल पेन चोआ ने कनिष्क को हराया था। पेन चोआ, चीनी जनरल था पेन चोआ। तो इतना याद रखिएगा। कुषाण वंश का राजधानी कहाँ पे था? तो ये इंपॉर्टेंट है, पुरुषपुर। पुरुषपुर, अभी का जो हम पेशावर देखें वो यहीं पे पड़ता है, पुरुषपुर पेशावर। तो ये कुषाणों की राजधानी थी। कहाँ पे? पुरुषपुर पेशावर। और दूसरा राजधानी मथुरा। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? बेंटिंग के द्वारा। इंसुलिन की खोज बेंटिंग के द्वारा किया गया था। प्रोटीन का नाम सबसे पहले किसके द्वारा? बर्जीलियस के द्वारा। विटामिन फंक के द्वारा। बस ये सब याद। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम अगला पढ़ते हैं। आरआरबी महेंद्रू घाट, जो 25/3/1995 को जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर्दीय ओलंपिक खेल, जो विंटर ओलंपिक होता है, उसकी 1924 में उसकी स्थापना हुई थी। देखिए, ओलंपिक की बात करें तो 2 ओलंपिक्स खेल खेले जाते हैं। विंटर ओलंपिक, पहला है समर ओलंपिक एंड विंटर ओलंपिक। तो जो प्राचीन ओलंपिक यदि पूछे, प्राचीन ओलंपिक उस 776 BC में उसकी शुरुआत हुई थी और हर एक 4 साल पे ये खेल खेला जाता था। किसकी याद में? तो ग्रीक देवता थे ज्यूस, उसकी याद में ये खेल का आयोजन किया गया था। लेकिन आधुनिक ओलंपिक जो है सो उसकी शुरुआत हुई थी। आधुनिक ओलंपिक, समर ओलंपिक की बात करें तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुआ था। 1896 ईस्वी में। कहाँ पे? यूनान में। यूनान का एक शहर है एथेंस। एथेंस, यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेल खेला गया था 1896 ईस्वी में। और ये हर एक 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। अभी 2020 में हुआ था, लेकिन कोरोना के कारण से ये 2021 में खेला गया। उसके बाद नया जो ओलंपिक खेल होगा नेक्स्ट 2024 में होगा, जो कि कहाँ पे खेला जाएगा? फ्रांस के पेरिस में। और इसके बाद 2028 वाला होगा, जो कि लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा।
तो समर ओलंपिक 1896 एथेंस में शुरुआत हुआ था। और एक फ्रांस के एक व्यक्ति थे, उनका नाम याद रखना है, बैरोन पियरे डी कार्बोर्टिन। बैरन पियरे डी कार्बोर्टिन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जो कि फ्रांस का है। इन्हीं के प्रयास से ये खेल की शुरुआत की गई थी। और देखेंगे कि जो ओलंपिक फ्लैग है ना, इसमें भी इनका एक अहम योगदान था, बैरोन पियरे डी कार्बोर्टिन का। शीतकालीन जो विंटर ओलंपिक है, इसका शुरुआत 1924 से किया गया। कहाँ पे? फ्रांस में। 1924 फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का एक शहर है चमोनिक्स, यहाँ पे खेला गया था। और पारा ओलंपिक की बात करें, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए पारा ओलंपिक खेला जाता है। तो पारा ओलंपिक जो की शुरुआत हुई थी 1960 ईस्वी में रोम इटली में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। और आईओसी का, और इसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड के लानूस में है। स्विट्जरलैंड के लोसाने, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये 1894 में इनकी स्थापना हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड के एक शहर लोसाने। इसका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भाषा इंग्लिश और फ्रेंच यूज किया जाता है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में। और भारतीय ओलंपिक कमेटी के जो पहले अध्यक्ष थे वो जे टाटा को बनाया गया था, इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली भारतीय महिला नीता अंबानी है। और ये 70 वर्ष तक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष रहेगी। ओलंपिक का मोटो क्या है? ओलंपिक का मोटो है सीटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस। सीटियस का मतलब क्या होता है? CITIUS। सीटियस का मतलब होता है तेज, ऑल्टियस का मतलब होता है ऊंचा, और फोर्टियस का मतलब होता है बहादुर, बलवान। तो मोटो एग्जाम में पूछा जाता है। और 2021 में एक और मोटो इसमें जोड़ा गया था, टुगेदर। तो ओलंपिक का मोटो क्या है? सीटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस एंड टुगेदर। मोटो कब अपनाया गया था? तो बेल्जियम जो ओलंपिक हुआ था, बेल्जियम ओलंपिक, उसमें से प्रस्तुत किया गया था। ओलंपिक मशाल की बात करें, जो देखेंगे अभी, ओलंपिक मशाल जलाने की जो परंपरा है, ये 1928 ओलंपिक एम्स्टर्डम में हुआ था। एम्स्टर्डम में खेला गया था, उसमें ओलंपिक मशाल जलाने का प्रथा आया था। ओलंपिक फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। ओलंपिक फ्लैग, तो 1920 ईस्वी में ओलंपिक फ्लैग को प्रस्तुत किया गया था। इसमें आपको मेनली कलर याद रखना है। जो नीला कलर होता है ना, नीला कलर, वो यूरोप को डिनोट करता है। यूरोप को नीला कलर डिनोट करता है। जो काला चक्र होता है वो अफ्रीका को डिनोट करता है, काला अफ्रीका को। लाल चक्र की बात करें, रेड कलर, तो वो अमेरिका को डिनोट करता है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को। पीला चक्र की बात करें, येलो कलर को, तो येलो कलर, तो ये एशिया को डिनोट करता है। और हरा चक्र, ग्रीन, ऑस्ट्रेलिया को। ही तो आपको ये पांचों याद रखना है। ब्लू यूरोप को, ब्लैक अफ्रीका को, रेड अमेरिका को, येलो एशिया को, और ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। और ये किसकी मदद से? तो राइजोबियम, जो कि किस में पाया जाता है? दलहनी पौधों के जड़ में
पाया जाता है, उसी के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज किया जाता है और इसी नाइट्रेट को पौधे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल का जमा होना है। हृदय रोग जो होता है, हार्ट डिजीज, उसका मेन कारण होता है कोलेस्ट्रॉल का जमा होना। देखिए, हार्ट की बात करें, ये लाइन डायग्राम से समझिए। ह्यूमन हार्ट जो होता है, इनके ह्यूमन हार्ट 4 भाग में बटे होते हैं, राइट ऑरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स, और इधर जो होता है तो उसको कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, राइट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल्स और राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राइकॉस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व, और लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में बाइकॉस्पिड वाल्व होता है। तो ये भी पूछता है कि बाइकॉस्पिड वाल्व और ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहाँ पे होता है, तो राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स में ट्राइकॉस्पिड वाल्व्स और लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकॉस्पिड वाल्व होता है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स में, और यहाँ पे ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, ब्लड शुद्ध होगा, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट ऑरिकल्स में आएगा। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद अरोटा के माध्यम से यह बॉडी के विभिन्न पार्ट में चला जाएगा, और फिर जो बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सारा ब्लड वेना कावा से होते हुए राइट ऑरिकल्स में आएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो सबसे पहले राइट ऑरिकल्स में आएगा, वहाँ से फिर राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के होते हुए लंग्स में जाएगा, लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लेफ्ट ऑरिकल्स में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल के अरोटा के माध्यम से ये ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाएगा। और ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व राइट साइड में होगा और बाइकॉस्पिड वाल्व लेफ्ट साइड में होगा, और लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बहाव होता है। इसके बाद ब्लड ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा था, टोटल ब्लड ग्रुप ए बी और ओ होता है। इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा और एंटीजन ए और बी होगा, और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी ए बी होगा। ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप सभी का खून ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप सभी को खून दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, कांगो नदी की घाटी 4667 किलोमीटर की है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो है सो क्रोड कहलाता है, पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाता है। पृथ्वी की संरचना देखें यदि हम, तो कोर, उसके बाद मेंटल और इसके बाद क्रस्ट आता है। ठीक है, तो ये 3 संरचना होता है पृथ्वी का, सबसे पहले क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। लिथोस्फीयर, यदि क्रस्ट की बात करें तो महासागरों पे इसकी गहराई 5 किलोमीटर होता है और महाद्वीपों पे 30 किलोमीटर। तो क्रस्ट महासागरों में बेसाल्ट के चट्टानों से बना होता है और महाद्वीप महाद्वीप में जो होता है, जो महाद्वीप क्रस्ट होता है वो नीस और ग्रेनाइट का बना होता है। महाद्वीप क्रस्ट जो होता है सो नीस और ग्रेनाइट का बना होता है। क्रस्ट, सबसे ऊपर में क्रस्ट होगा
उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। तो जो कोर होता है ना, ये भी दो भाग में होगा, एक ऊपरी कोर, एक बाह्य कोर, एक आंतरिक कोर। उसी तरह जो मेंटल होगा वो बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल, और बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट। इसके रासायनिक संरचना के आधार पर देखें तो ये होता है सियाल, सीमा और नीफे। सियाल में क्या होगा, सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा होगा, सिलिका और एल्युमिनियम। सीमा में सिलिकन और मैग्नीशियम, और नीफे में निकेल और फेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सन 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, यूनाइटेड नेशंस का। इसमें कितने ऑर्गेनाइजेशन है, 6। तो भारत इसका जो गठन हुआ था 1945 में, तभी से इसका सदस्य है। टोटल सिक्योरिटी काउंसिल में बात करें तो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होता है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज, यदि भारत के संविधान की बात करें तो आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में डिस्कस किया गया है। पंचायती राज लोकतंत्र का जो विकेंद्रीकरण है उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, सिख युद्ध के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। आपको मैंने ये ईस्वी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ उस समय में भारत पे किसका शासन था, तो अकबर का। 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी में। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे, तो जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में। इस अंग्रेज सबसे पहला अपना फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में लगाया और सूरत में 1613 ईस्वी में लगाया। 1608 ईस्वी में ही इसने सूरत में फैक्ट्री लगाने की कोशिश किया था, लेकिन पुर्तगालियों ने इसका विरोध किया, जिसके कारण ये फैक्ट्री नहीं लगा और 1613 ईस्वी में इसने सूरत में फैक्ट्री लगाया था। ये याद रख सकते हैं। दो युद्ध लड़ा, दो जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं, यदि हम बात करें इस कंपनियों का भारत में, तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज आया था, उसके बाद फ्रेंच आया था। वांडीवास का लड़ाई कब हुआ था, 1760 ईस्वी में, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में, जिसमें फ्रेंच शक्ति खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, ये किसने कहा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल के द्वारा किया गया था। तो चोल में देखेंगे राज और राजेंद्र वन, ये दोनों जो राजा थे, ये इम्पोर्टेंट हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़े हुए हैं, चोल वंश के बारे में, तो आप ये भी जा करके देख सकते हैं। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स। और प्रोटीन की कमी से मैरास्मस और क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है। टोटल कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं, 20 टाइप के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन जो होता है 20 टाइप का एमिनो एसिड, मतलब 20 टाइप का अमीनो एसिड होता है बॉडी में। प्रोटीन में बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इतना होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में भुवनेश्वर 1996 में जो क्वेश्चंस पूछा गया वो पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।